दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 14। विधि, अभी आपको आराम करना चाहिए। आपको आराम करने की सख्त ज़रूरत है। या बोलने के साथ आनंद जी को ब्लैंकेट से ढक देती है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हैं आनंद जी। मुझे तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। विधि उनकी बातों का कोई जवाब देती उससे पहले उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। विधि, 1 मिनट, अभी आती हूँ। विधि, हेलो, मुझे रात को कॉल क्यों कर रहे हो? रुद्र, अपनी वाइफ को कॉल करना गुनाह है। वैसे तुम इतनी रात को कहाँ पर हो मुझे बताने का कष्ट करोगी। नाम का ही सही, पर तुम्हारा पति तो हूँ ना। इतना हक तो मेरा बनता है कि जान सकूँ मेरी वाइफ इतनी रात तक कहाँ है। विधि, मैं हॉस्पिटल में हूँ। आनंद मित्तल को कुछ हो गया था, उनको लेकर आई थी। रुद्र, वहाँ पर सब ठीक है कि मैं भी वहाँ पर आऊँ? विधि, नो थैंक्स, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कल की हेडलाइंस में तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम आए। रुद्र, क्यों इतनी नफरत करती हो? विधि, प्लीज रुद्र, मुझे तुमसे लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है अभी। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। कम से कम तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो। रुद्र, ठीक है, इतना तो बता सकती हो कब आओगी? विधि, आ जाऊंगी 2 घंटे में, तब तक तुम सो जाओ, मेरा वेट मत करना। रुद्र, ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। विधि वापस से आनंद जी के वार्ड में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो आनंद जी सो गए होते हैं। विधि वहीं पर बैठ जाती है। तकरीबन 2 बजे आनंद जी का पीए आता है और विधि से बोलता है, आप घर जाकर रेस्ट करिए, मैं सर का ध्यान रखता हूँ। विधि, ओके, मैं घर जा रही हूँ। कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना। यह रहा मेरा कार्ड। फिर वहाँ से वह चली जाती है। विधि को घर पहुँचते पहुँचते 4 हो जाता है। विधि हाल में ही सोफे पर लेट जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई होती है। सुबह के 7 बजे जब रुद्र नीचे आता है तो विधि को यूँ सोफा पर पड़ा देख हैरान हो जाता है। रुद्र एक सर्वेंट को इशारा करके ब्लैंकेट मांगता है और विधि को ढक देता है उसी से, और वह जिम चला जाता है। जिम से 1 घंटे बाद आकर देखता है तो विधि अभी भी सो रही होती है। रुद्र उसके पास बैठ जाता है और थोड़ी देर तक उसको यूं ही देखता रहता है। फिर उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। जब विधि की नींद खुलती है तो देखती है 11 बज रहे हैं। विधि, ओ शिट, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, फिर आपसे भी तो जाना है। ओ गॉड। फिर जल्दी से उठकर रुद्र के कमरे में चली जाती है और जल्दी जल्दी में बाथरूम में टॉवल लेना भूल जाती है। विधि को अपना शावर खत्म करने के बाद याद आया कि वह अपना टॉवल लाना तो भूल ही गई। बाथरूम में अपनी नज़र इधर उधर घुमा के देखती है तो उसको बाथरूम में कहीं भी बाथरोब नज़र नहीं आता है। तो रुद्र के बाथरूम से 2 छोटे छोटे टॉवल उठाकर खुद को ढक के किसी तरह बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुद्र को अपने सामने खड़ा देखकर विधि एकदम से चौंक जाती है और घबराहट में उसकी टॉवल छूट जाती है। वो विधि के मुँह से चीख निकल पड़ी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, तो वह अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लेती है। विधि का ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्र एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, हमसे भी तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत है। विधि, जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन रुद्र अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। जब विधि देखती है रुद्र का वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। रुद्र, वैसे तुम बिना कपड़ों के घर में क्यों घूम रही हो? विधि, मुझे क्या पता था कि तुम घर में हो, तुम्हें तो इस टाइम पर ऑफिस में होना चाहिए, और तुम इस टाइम पर घर पर क्या कर रहे हो? विधि रुद्र को धक्का देकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। रुद्र, ओहो मिस्टर राठौर, अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझसे क्या शर्माना। बेडरूम के अंदर विधि कपड़ा पहनने के बाद भी रूम से बाहर नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आता कि वह रुद्र का सामना कैसे करे, क्योंकि उसे इस बारे में सोच सोच के शर्मा रही थी, क्योंकि बिना कपड़ों के रुद्र के सामने खड़ी थी। रुद्र बाहर से आवाज़ लगाकर बोलता, विधि नाश्ता कर लो, बाहर आओ। विधि, राठौर कॉर्पोरेशन का मालिक इस टाइम घर पर क्या कर रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ? रुद्र, अरे यार, मैं इसलिए घर पर था कि तुम सोकर उठोगी तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा और मेरी वाइफ भूखी रह जाएगी, इसलिए मैंने घर पर रहकर काम करने का सोचा। यार, तुम हमेशा बेडरूम में छुपे रहना चाहती हो। विधि, तुम चले जाओ, तुम चले जाओगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। रुद्र, लेकिन मेरे चले जाने से यह तो नहीं बदल जाएगा ना कि मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा, और वैसे भी मुझे जो देखना था मैंने तो पहले ही देख लिया, तो शर्माने से क्या फ़ायदा। विधि, बेशर्म इंसान कहीं के, निकलो यहाँ से अभी के अभी। रुद्र, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा नाश्ता मैंने लगा दिया है, करके तभी ऑफिस जाना। विधि, ठीक है, थैंक यू नाश्ता लगाने के लिए, अब तुम जाओ। रुद्र कार में होता है तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। रुद्र, हेलो, उधर से मोहित बोलता है, सर हमने पता कर लिया है वह बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। रुद्र, स्कूल का नाम बताओ।
मोहित, हम्पी डम्पी प्ले स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। रुद्र, तुम्हारे इस महीने की बोनस डबल मिलेगी। तुमने मुझे सबसे अच्छी खबर सुनाई है अभी सुबह सुबह। मोहित, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रुद्र ड्राइवर को बोलकर सीधा अपने बच्चों के स्कूल चला जाता है। इतनी महंगी गाड़ी अपने स्कूल के सामने रुकता देख सिक्योरिटी गार्ड को एक झटका सा लगता है, क्योंकि उस गाड़ी में से रुद्र उतर रहा होता है। मैंने तो कहीं नहीं सुना है कि सर की शादी हुई है, फिर यह स्कूल में क्या करने आ रही है? अरे मैं क्या फालतू की बातें सोच रहा हूँ, हो सकता है सर से मिलने आए हों। फिर बहुत ही आदरपूर्वक गेट ओपन करता है और रुद्र स्कूल के अंदर आने लगता है। रुद्र सीधा प्रिंसिपल के केबिन में चला जाता है। प्रिंसिपल रुद्र को अपने सामने देखकर तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, सर आप यहाँ पर आने की कष्ट क्यों किए? आपको कोई काम था हमसे तो आप हमको बोल देते, हम खुद आपसे मिलने आ जाते। रुद्र, नहीं, मुझे अपने बच्चों से मिलना था इसलिए मैं आया। प्रिंसिपल कुछ देर के लिए एकदम शॉक्ड हो जाता है। बच्चे, रुद्र एकदम रूडली जवाब देता है, मुझे शादी तुमसे पूछकर करनी चाहिए थी। प्रिंसिपल, नहीं सर, मेरा मतलब वह नहीं था। रुद्र कहता है, मुझे तुम्हारे मतलब से कोई लेना देना नहीं है, बस अभी के अभी मेरी बेटी को यहाँ पर बुला सकते हो। प्रिंसिपल फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है, आपके बच्चों को मैं नहीं जानता, मैं पहचानूंगा कैसे? आप उनका नाम बताइए, मैं बुलवा देता हूँ। रुद्र, शिवी मित्तल, शिवाय मित्तल। प्रिंसिपल, पर आप तो राठौर हैं तो बच्चे मित्तल क्यों? रुद्र प्रिंसिपल की बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं रुद्र सिंह राठौर किसी और को बच्चों को किडनैप करना है तुम्हारे स्कूल में? या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और अब क्या मुझे तुम्हें हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि मैं राठौर क्यों हूँ, वह मित्तल क्यों हैं? प्रिंसिपल, नहीं सर, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? अगर ना सोचो तो ही सही रहेगा। और 15 मिनट के अंदर अगर मेरे सामने मेरी बेटी नहीं हुई तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। प्रिंसिपल रुद्र की धमकी सुनते एकदम डर जाता है और जल्दी से फ़ोन उठाकर एक कॉल करता है और कुछ बातें करके फ़ोन रख देता है। फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता, अभी 15 मिनट के अंदर आपकी बेटी आपके सामने होगी। रुद्र, गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। प्रिंसिपल चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाता है और ऑफिस बाहर आकर अपने मन में बोलता है, मतलब हद है इस इंसान का, मुझे भी मेरे ही ऑफिस से बाहर कर दिया। तभी उसको सामने से आती सीवी दिखाई देती है एक मैडम के साथ। प्रिंसिपल ध्यान से जब सीवी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि हूबहू सीवी रुद्र की तरह ही लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी। प्रिंसिपल अपने मन में बोलता है, अब तो पूरा विश्वास हो गया यह उन्हीं की बेटी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वह अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, बेटे से क्यों नहीं? फिर खुद से बोलता है, हो सकता है वह भी उन्हीं की तरह खतरनाक हो, इसलिए ना मिलना चाह रही हूँ। तभी सीवी उनके पास आकर बोलती, प्रिंसिपल सर, आपने हमें बुलाया? प्रिंसिपल ब्राइट स्माइल देखने के साथ कहता है, हाँ बेटा, आपके लिए ना एक सरप्राइज है, मेरे केबिन में जाकर देख लो। सीवी, सरप्राइज? वह भी मेरे? सच्ची में? प्रिंसिपल बड़े ही प्यार से बोलता, मुझसे में बेटा जी, अब जल्दी से जाकर देख लो, नहीं तो कोई और आकर ले लेगा। सीवी, बिल्कुल नहीं, वह मेरा है। और दौड़ती हुई केबिन के अंदर चली जाती है। जैसे केबिन के अंदर जाती है उसका मुंह लटक जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई सरप्राइज था ही नहीं। तभी उसको सामने रुद्र दिखाई देता है। वह उसके सामने जाकर हाथ बांध के खड़ी हो जाती है और बोलती है, अंकल आपने मेरा सरप्राइज लिया है क्या? अगर लिया है तो चुपचाप से वापस कर दो, क्योंकि किसी की चीज़ें लेना गंदी बात होती है और वह तो मेरा था। रुद्र सीवी को चुपचाप से एकटक देखता रहता है, उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं करता है। सीवी जब रुद्र को कोई बोलता ही नहीं पाती तो अपने मन में ही बोलती है, लगता है अंकल बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता, मुझे इनको इशारे से समझाना पड़ेगा। फिर अपना मुंह बनाकर खुद से ही बोलती है, पर मुझे तो इशारों में बात करना नहीं आता, वह तो भाई को आता है, भाई को बुलाऊं क्या? फिर कुछ सोचकर कहती है, नहीं नहीं, अगर उनको बुलाया तो अपने सरप्राइज में से उनको भी आधे देने पड़ेंगे और आधे मेरे होंगे, लेकिन मुझे तो पूरे सरप्राइज चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी उनको नहीं बुला सकती हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वह रुद्र के एकदम नज़दीक चली जाती है। जब उसके करीब जाकर उसको देखती है, एकदम से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुद्र के नाक को टच करती है और बोलती है, अंकल आप मेरी तरह क्यों दिख रही हो, बोलो ना। सीवी के टच करने पर रुद्र अपनी होश में आता है और बोलता है, अगर यही बात मैं पूछूं आपसे तो, कि आप मेरी तरह क्यों दिखती हैं? सीवी अपने माथे पर उंगली रखकर बोलती है, मैं सोच रही हूँ, फिर बताती हूँ। फिर कुछ देर बाद बोलती है, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि हम एक जैसे क्यों दिखते हैं।
लेकिन मैं अपनी मम्मा से पूछकर बता दूंगी। बट अभी आपको मेरा सरप्राइज देना पड़ेगा जो प्रिंसिपल सर यहाँ पर रख गए थे मेरे लिए। रुद्र, एक बार तुम फिर सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते कि हम दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं। शिवी मेरी तरह मेरा भाई भी दिखता है, पर हम दोनों तो भाई बहन हैं, इसलिए सेम दिखते हैं। बट आप हमारे क्या हो जो हमारी तरह दिखते हो। रुद्र, वहीं तो तुम्हें सोचना है कि मैं तुम्हारी तरह क्यों दिखता हूँ। शिवी एक हाथ अपने कमर पर रखती है और इधर उधर टहलने लगती है। फिर कुछ मिनट बाद एकदम से बोलती है, कहीं आप हमारे डैड तो नहीं हो, क्योंकि मासी काफ़ी बार बोलती हैं कि हम दोनों अपने डैड की तरह दिखते हैं, हमारे डैड भी हमारी तरह हैं। बट साजी, आप हमारे डैड नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे डैड तो सुपर हीरो हैं और वह विलन से लड़ाई करने गए हुए हैं, और जब वह लड़ाई ख़त्म कर लेंगे तब हमारे पास आएंगे। रुद्र, और तुमसे यह बात किसने बोली है। शिवी, अरे अंकल, मेरी बेबी ब्रो ने बताया है मुझे, हमारे डैड एक सुपर हीरो हैं। रुद्र को अपने लिए बार बार अंकल सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर रुद्र खुद को संभाल के शिवी से बोलता है, इधर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ। शिवी तुरंत उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है तो रुद्र उसको उठाकर अपनी गोद में बिठा देता है और बोलता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगी। शिवी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखने लगती है और बोलती है, क्या सच बोल रहे हो, आप सच में मेरे डैड हो। रुद्र, हाँ। शिवी, अगर आप हमारे डैड हो तो आपको घर आना चाहिए ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओ। रुद्र, क्योंकि तुम्हारी मम्मा मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए मैं घर नहीं आ सकता, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम इतना गुस्सा करती हैं। शिवी अपना मुँह लटका कर बोलती हैं, हाँ वह बहुत गुस्सा करती हैं, फिर क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ अंकल। रुद्र, लगा सकती हो, बट तुम मुझे अंकल नहीं बोलोगी अब। शिवी बड़ी मासूमियत से बोलती है, फिर मैं आपको क्या बोलूँ। रुद्र, तुम मुझे पापा बोल सकती हो। शिवी, पापा ठीक है पापा, मैं आपको गले लगा लूँ। रुद्र, एक बार और बोलना, क्या बोला तुमने। शिवी, मैं आपको गले लगा लूँ। रुद्र, नहीं, उसके पहले क्या बोला तुमने। शिवी, पापा। रुद्र तुरंत शिवी को अपने गले से लगा लेता है और उसके गले लगाते ही रुद्र की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिवी उससे अलग होती है तो रुद्र को रोता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह आगे बढ़कर उसके आंसू को अपने हाथों से पोंछती है और कहती है, आप रो क्यों रहे हो। रुद्र, मैं रो नहीं रहा था, बस कुछ आँख में चला गया था। शिवी, आप थोड़ा सा नीचे रुको, मैं फूंक मार देती हूँ, ठीक हो जाएगा, मम्मा ऐसे ही ठीक कर देती हैं, एक बार तुम मुझे गले लगा लो, वह ऐसे ही ठीक हो जाएगा। शिवी अच्छे बच्चे की तरह उसके गले लग जाती है और बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ थे इतने दिनों तक। शिवी की बातें रुद्र के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। क्यों इतने दिनों तक अपने बच्चे से दूर रहा, वह क्यों एक बार अच्छे से विधि को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर शिवी वैसे ही गले लगा के बोलती है, आप जल्दी से मम्मा को मना लो, फिर हम साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे भी ना पापा चाहिए जैसे सबके पास होते हैं। रुद्र उसको ऐसे ही गले लगाकर बोलता है, मैं जल्दी से तुम्हारी मॉम को मना लूँगा, फिर हम सब साथ रहेंगे एक हैप्पी फैमिली बनकर। फिर वह शिवी को खुद से अलग करके बहुत सारी बातें करता है और उसको यह भी प्रॉमिस करता है कि वह रोज़ उससे मिलने आएगा स्कूल में, जब तक उसकी मॉम मान नहीं जाती हैं। रुद्र, ठीक है, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा, लेकिन हाँ, यह हम दोनों के बीच यह सीक्रेट रहना चाहिए, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो तुमको मुझसे फिर से दूर कर देंगी। शिवी, ओके प्रॉमिस, मैं किसी से नहीं बोलूँगी, लेकिन आप जल्दी से मॉम को मना लो। विधि का ऑफिस। विधि सुबह की मीटिंग खत्म करके जैसे ही आकर अपने केबिन में बैठती है तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। उस कॉल को आंसर करती ही उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं डर की वजह से। विधि, क्या हुआ तन्मय को। उधर तन्मय के असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज़ आती है, नहीं मैम, सर को कुछ हो गया, आप जल्दी से जल्दी फार्म हाउस पर आ जाइए। विधि तुरंत फ़ोन को रखकर जल्दी से नीचे आती है और तन्मय के फार्म हाउस की तरफ निकल जाती है। विधि 45 मिनट का रास्ता 25 मिनट में तय कर लेती है। विधि कार से उतरकर जैसे फार्म हाउस के अंदर जाती है एकदम से और ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर हर जगह सामान बिखरी पड़ी हुई थी और जगह जगह खून के छींटे थे। यह देख विधि के डर के मारे हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर हाल में अपनी नज़रें घुमाकर देखती है तो वहाँ पर से कोई दिखाई नहीं देता। तब विधि सीढ़ियों से होते हुए तन्मय की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर देखती है तो तन्मय मुंह के बल बेड पर पड़ा होता है। विधि धीरे धीरे उसके करीब पहुंचती है और तन्मय को उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, तन्मय क्या हुआ तुम्हें, उठो, देखो तो सही मैं आ गई हूँ। लेकिन तन्मय कोई रिएक्ट नहीं करता है। यह देखकर विधि और ज़्यादा डर जाती है और उसके पास बैठ के उसको अपने साइड पलटती है और अपनी उंगली उसके नोज के पास लगाकर चेक करती है कि उसके सांसें चल रही हैं कि नहीं। और जैसे ही चेक करती है
तो पाती है तन्मय की सांसें नहीं चल रही हैं। यह फील करके विधि बहुत ज़्यादा डर जाती है और बार बार तन्मय को आवाज़ लगाकर उसको झकझोरने लगती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल के उसके गालों पर आने लगते हैं। तन्मय प्लीज़ उठ जाओ, देखो मेरी तरफ तुम्हारी विधि आई है, प्लीज़ तन्मय उठो। और बार बार उसके सीने को दबाने लगती है। तभी तन्मय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यह देखकर विधि ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। तन्मय जो अपनी सांसें रोक के लेटा हुआ था, वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है और विधि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए सब झूठ मूठ का खेल खेला था। विधि उसको अपने सामने देखकर तुरंत उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तन्मय, नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ। विधि फिर अपनी जगह से उठती है और तन्मय को एक थप्पड़ लगा देती और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। फिर रोती हुई बोलती है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही लगता है ना, सबकी फीलिंग का मजाक बनाते हो हमेशा, जब देखो मस्ती करते रहना, नहीं सोचते तुम्हारी मस्ती के चक्कर में कोई कितना ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तुमने क्या सोचकर मेरे साथ ऐसा मजाक किया? तुम्हें पता है मैंने 45 मिनट का रास्ता 25 मिनट में तय किया है आज। कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करते तुम? अरे यार, अब तो बड़े हो जाओ, अब बच्चे नहीं हो तुम। तन्मय अपना हाथ आगे करके उसके मुंह पर रख देता है और कहता है, पहले मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया? विधि, मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे अभी यहाँ से जाना है, अब हटो मेरे रास्ते से। और जाने लगती है। तभी तन्मय अचानक से उसके हाथों को पकड़ के पीछे से गले लगा लेता है और सैड सा फेस बनाकर बोलता है, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, इसलिए मैंने यह सब किया, बाकी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम ही सोचो, जब से न्यूजीलैंड से आई हो मुझे बिल्कुल भूल गई हो। वहाँ पर हम चारों मिलकर कितना सारा मस्ती करते थे, संडे टू संडे घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे, फिर खाना खाकर रात को घर वापस आते थे, कितना अच्छा लगता था। यहाँ पर मैं अकेला पड़ गया हूँ यार, तुम बिल्कुल भी मुझे याद नहीं करती, पूरी तरीके से भूल गई हो। यहाँ पर आकर अब लगता है मैंने गलती कर दी, तुझे यहाँ पर लाकर मैं दादाजी को ही वहाँ पर ले आया होता और यहाँ पर तुम्हें लाने की जिद नहीं करता तो अच्छा रहता, कम से कम मैं तुझे याद तो होता। या कहते हुए उसकी आंखों से आंसू विधि के कंधे पर गिरने लगते हैं। विधि, अच्छा सारी माफ़ कर दे। तन्मय ले जाकर उसको बेड पर बैठाता है और खुद नीचे बैठकर उसकी गोद में अपना सर रख देता है और कहता है, मैं बिल्कुल तुझे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। पार्टी वाली रात को तू पार्टी छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई, पागलों की तरह पूरी रात रास्तों के चक्कर लगाता रहा। मैं कितना कॉल किया पर तूने एक बार भी मेरा कॉल उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और तो और उसकी सुबह तो मुझे तो कॉल करके बता सकती थी ना कि तू ठीक है, लेकिन नहीं, तुमने यह भी नहीं किया। मैं तो कुछ भी नहीं लगता ना तेरा, तुम मुझे कॉल करके क्यों बताएगी कि तू कैसी है? एक बार भी तू मेरे बारे में नहीं सोचती है जब से यहाँ पर आई हूँ। विधि, क्या तू अब दोस्ती भी ख़त्म करना चाहती है मेरे साथ और उस रुद्र के साथ रहना चाहती है? मैं जानता हूँ तेरे और रुद्र के बारे में, मैंने जब पहली बार रुद्र को देखा था तब भी मुझे शक हो गया था। क्यों हो ना हो, तेरा उससे कनेक्शन ज़रूर कोई है, क्योंकि दोनों बच्चे बिल्कुल उसी की तरह हैं। कोई भी देखेगा ना तो इतना बता देगा कि दोनों बाप बेटे हैं, पर तूने मुझसे छुपा कर रखी, या भी बताना ज़रूरी नहीं समझा मुझे। क्या तुम सच में रुद्र माफ़ कर उसी के साथ रहने वाली है? क्या तू सच में उससे प्यार करती है? विधि, जैसे तब तन्मय, मुझे रुद्र के बारे में कुछ नहीं सुनना और ना मैं उसके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ तन्मय, लेकिन मुझे जानना है तू क्या सोचती है उसको लेकर। विधि, प्लीज़ तन्मय, यह मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। तन्मय एक फीकी हंसी हंसते हुए बोलता है, आज मुझे सच में फील हो रहा है कि मैं तेरे लिए गैर हो गया हूँ, अब हमारे बीच दोस्ती भी नहीं रही है। विधि, तन्मय तुम गलत सोच रहे हो, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। तन्मय एक झुटके से खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, मुझे तेरी दोस्ती नहीं चाहिए, थक गया हूँ मैं यह दोस्ती निभाते निभाते, सब कुछ अकेले क्यों करूं जब तुझे मेरी पड़ी ही नहीं है। मुझे पहली वाली विधि चाहिए, विधि मित्तल नहीं। अगर आप मुझे वो वाली विधि वापस नहीं कर सकती हैं तो यहाँ से चली जाइए प्लीज़। विधि, जो कब से शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी, उसके पास पहुंचकर बोलती है, पक्का मैं चली जाऊँ? तन्मय, हाँ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुझसे। विधि, जब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है तो फिर बच्चों के जैसे रो क्यों रहे हो? तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो, बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देते हो। इतना तो मेरा शिवा भी नहीं रोता है।
तुमने कभी उसको रोते हुए देखा है? तन्मय: हाँ मुझे पता है, वह तो उस रुद्र की तरह ही होगा ना, हार्टलेस, जैसा बाप वैसा बेटा। उसकी बातें सुनकर विधि को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी का सिचुएशन देखकर वह खुद को कंट्रोल कर लेती है और हंसते हुए बोलती है, लगता है मेरा दोस्त कुछ ज़्यादा ही मुझसे गुस्सा हो गया, अब उसे मनाने का कोई तरीका देखना पड़ेगा मुझे। उसकी बातें सुनकर तन्मय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी से अपनी स्माइल को छुपा लेता है और मुंह बनाकर बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मनाने की, आप इतने बिजी लोग, जाइए अपना काम करिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। विधि: सॉरी, मैं तुम्हें कल पूरा टाइम अपना दूंगी। कल हम चारों शॉपिंग करने जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, फिर हम शाम को खाना खाकर घर वापस आएंगे पहले की तरह और खूब सारी मस्ती करेंगे चारों मिलकर। अब ठीक है तन्मय, मैं कैसे विश्वास कर लूँ तू पक्का ऐसा करने वाली है? विधि अपने जेब से अपना फ़ोन निकालकर निशा को बोलती है, मेरा कल का जितना मीटिंग है वह सब तुरंत के तुरंत कैंसिल करो, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं। उसके बाद वह अपना फ़ोन रख देती है और खुश होकर, विश्वास हो गया, लेकिन हम सिर्फ चारों ही जाएंगे, बाकी कोई नहीं। विधि: जी मिस्टर सिंघानिया, हम चारों ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा हमारे साथ, हम क्वालिटी टाइम में जाएंगे साथ में चारों। उसकी बातें सुनकर तन्मय खिलखिला के हंस पड़ता है। विधि उसको देखकर बोलती है, तुम सच में बच्चे हो। और वहीं तन्मय अपने मन में बोलता, मुझे पता था तुझे मनाने के लिए मेरे आंसू ही काफ़ी हैं, अब मैं तुझे उस रुद्र के पास कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि की नींद उसके फ़ोन पर आती कॉल से खुलती है। विधि अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन को उठाकर अपने कान पर लगाती है, तभी उधर से एक एक्साइटमेंट आवाज़ सुनाई देती है, यार विधि देख 7 बज गया है, जल्दी से उठ, तैयार हो जा, हमें आज घूमने चलना है, तुझे याद भी है ना कि वापस से भूल गई। विधि अलसाई हुई आवाज़ में बोलती है, यार इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन करता है और इतनी सुबह कौन सा मार्केट खुला होगा हमारे लिए? तन्मय: मार्केट नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट तो खुल गए होंगे ना, तो आज हम नाश्ता करने भी बाहर चलते हैं, इसलिए फटाफट तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ लेने तुझे, क्योंकि सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक तुझे मेरे साथ रहना है। विधि: हम, पता है मुझे, चल अब मैं तैयार होती हूँ। फिर विधि जैसे उठती है तो खुद को रुद्र के कमरे में पाती है। विधि: हद है, मुझे यहाँ से ड्राइव करके मित्तल मेंशन जाना पड़ेगा, तब तो सीवी और शिवाय को जाकर रेडी कर पाऊंगी। विधि फटाफट बेड से उतरती है, कार का चाबी उठा के नीचे चली जाती है। विधि जैसे नीचे पहुँचती है, उसको अपने सामने से आता रुद्र दिखाई देता है, जो अभी अभी जॉगिंग करके घर वापस आया था। रुद्र विधि को अपने सामने नाइट वेयर में देखकर बोलता है, नाइट सूट पहन के सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो नहीं चल रहा है ना, जो वहाँ के लिए निकल ली? सुबह सुबह वह भी ऐसी ड्रेस में? विधि रुद्र को उसी टोन में जवाब देते हुए बोलती है, तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। और उसके सामने से निकल के चली जाती है। विधि के जाते ही रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलता है, मुझे पता है बच्चों के पास जा रही हो, शायद स्कूल के लिए रेडी करवाने, कुछ भी कहो, माँ तो बहुत अच्छी हो तुम। फिर अपने सर पर चपत लगाते हुए बोलता है, अरे मुझे भी तो तैयार होना है, तभी तो मैं अपनी प्यारी अंजल से मिलने जा पाऊँगा। और वह भी अपने रूम में तैयार होने चला जाता है। विधि मित्तल मेंशन में पहुंचकर सीधी अपने बच्चों के रूम में चली जाती है और वहां पहुंचकर देखती है तो शिवाय तो पहले से ही उठकर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था बैठकर, और शिवी अभी भी अपने टेडी बियर को गले लगाकर सो रही थी। विधि पहले जाकर शिवाय के बगल में बैठ जाती है और उसके गाल पर लाइट किस करते हुए बोलती है, बेबी देखो मैं आ गई। शिवाय: गुड मॉर्निंग मम्मा, आप कहाँ थी और आप घर पर क्यों नहीं आती? विधि शिवाय को अपनी गोद में बिठाकर बोलती है, बस बेबी, मम्मा को 3 मंथ का टाइम दे दो, उसके बाद हमेशा मम्मा घर पर रहेंगे तुम सबके साथ। वह क्या है ना, अभी मम्मा के पास बहुत सारा काम आ गया है और मम्मा को काम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रात को घर नहीं आ पाती, सिर्फ 3 मंथ की बात है, उसके बाद रोज़ घर आएंगे हम। शिवाय: नो प्रॉब्लम मम्मा, आप अच्छे से काम निपटा लीजिए, मैं आपका वेट करूँगा। विधि शिवाय की बातें सुनकर खुश हो जाती है और शिवाय को बहुत सारी किस्तें देती है। शिवाय: प्लीज़ माम, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा मत किया करो। विधि को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, पर अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोलती है, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगी, मैं तो अपनी प्यारी बेटी को ही सारे कुछ दूंगी, तुमको अब दूंगी ही नहीं। तभी पीछे से शिवी विधि को गले लगाते हुए बोलती है, मम्मा गंदी बात है, आप हमेशा भाई को सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हो, आपको पहले मेरे पास आना चाहिए था। विधि शिवाय के कान में बोलती है, लौट गई शिकायत की बुढ़िया, अब जल्दी से हटो मेरी गोद से, उसने अगर तुम्हें मेरी गोद में बैठे हुए देख लिया ना तो सारा घर सर पर उठा लेगी,
पहले मैंने उसे गोद में क्यों नहीं बैठाया है। फिर शिवाय को अपनी गोद से नीचे उतार के शिवी की तरफ मुड़ के जैसे देखती है तो पाती है वापस से शिवी सो गई है। यह देखकर विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह शिवी के बगल में लेट जाती है। उसको धीरे धीरे गुदगुदी करने लगती है। शिवी प्लीज़ मम्मा ऐसा नहीं करो। पर विधि तब भी नहीं रुकती है तो शिवी अपनी आंखें खोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है बस करो मम्मा, पेट में दर्द होने लगेगा। विधि ओके मेरा बच्चा। उसके बाद शिवी के गालों पर किस करते हुए बोलती है आज पता है तुम हम कहाँ जाने वाले हो। शिवी बड़ी मासूमियत से बोलती है नहीं विधि, मैं तुम्हारा भाई और तुम और तुम्हारे हैंडसम अंकल चारों घूमने जा रहे हैं। वाटर पार्क जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करनी, फिर रात को डिनर करनी, उसके बाद घर आएंगे, पहले की तरह खूब सारी मस्ती करेंगे। ठीक है। शिवी विधि की बातें सुनकर सैड सा फेस बना लेती है और कहती है सारी मम्मा, पर मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है। मैं बस रात को डिनर करने चलूँगी, बाकी मैं दिन में स्कूल जाऊँगी। विधि उसको समझाकर बोलती है लेकिन बच्चा, अगर तुम एक दिन स्कूल नहीं भी जाती हो तो कुछ नहीं होगा। शिवी नहीं मम्मा, आप समझ नहीं रहे हो ना, प्रिंसिपल सर गुस्सा होंगे। विधि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल सर से कॉल करके छुट्टी ले लेती हूँ। शिवी मम्मा मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है ना, मुझे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे स्टडी पर ध्यान देना, तभी तो मैं आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी। बस मुझे कहीं नहीं जाना घूमने। विधि शिवी के इतना जिद करने पर उसकी बात मान लेती है, उसको स्कूल जाने की परमिशन दे देती है। शिवी विधि से परमिशन मिलते ही खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है थैंक गॉड, मम्मी ने मेरी बात मान ली, नहीं तो मैं तो आज अपने डैड से मिल नहीं पाती। और एक राहत की सांस लेती है। वहीं शिवाय अपने मन में बोलता है पता नहीं लंच टाइम में कहाँ गायब रहती है, स्कूल जाने की जिद करती है जैसे इसके इतना कोई पढ़ाकू होगा ही नहीं। विधि भी ज़्यादा शिवी पर ध्यान नहीं देती है और वह शिवी को पहले स्कूल के लिए तैयार कराकर उसको ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल भेज देती है और फिर शिवाय को रेडी होने के लिए बोलकर खुद रेडी होने चली जाती है। विधि के जाते ही शिवाय बोलता है अब इस तन्मय अंकल के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है जो सारा दिन मम्मी को शॉपिंग कराने का प्लान कर रहे हैं। कहीं उनका प्लान तो मम्मी को अपने साथ डिनर डेट पर ले जाने का तो नहीं है ना। अगर ऐसा है तो मैं उनके प्लान को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। और फिर वह भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। तभी उसको सामने से आता हुआ तन्मय दिखाई देता है। शिवाय लो लंगूर का नाम लिया और लंगूर हाजिर भी हो गया। तन्मय सीधा आकर शिवाय के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है बहुत हैंडसम लग रहे हो छोटे चूजे शिवाय, और आप उतने ही ज़्यादा बदसूरत। अगर कोई आपको देखे तो उसको वोमिटिंग वाली फीलिंग आएगी जैसे मुझे आ रही है। तन्मय छोटे चूजे तेरी प्रॉब्लम क्या है, हमेशा मेरे से चिढ़ा हुआ क्यों रहता है। शिवाय आपकी हरकतों की वजह से मैंने आपको कितनी बार समझाया है ना कि आप मेरी मम्मा से दूर रहें, लेकिन फिर भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ते और मैं उनको आपकी बातों में कभी आने नहीं दूंगा, समझिए आप। तन्मय अपने मन में बोलता है सच में अपने बाप की तरह ही है, एकदम जल्लाद। पता नहीं इसकी फ्यूचर वाइफ इसको कैसे झेलेगी। मैं तो अभी से उसके लिए दुआ मांग रहा हूँ, उसको इतनी शांत शक्ति देना कि वह इसके गुस्से को झेल सके। तन्मय को कुछ बड़बड़ाता हुआ देख शिवाय बोलता है अगर मुझे मन में गाली दे रहे हो तो आप यह बताने का कष्ट करेंगे आप हमें घुमाने क्यों ले जा रही हैं। तन्मय जब तुम छोटे थे तब से लेकर जाता हूँ हमेशा तुम सबको घुमाने, आज कोई नई बात नहीं है। तुम सवाल जवाब कर रहे हो, वैसे मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। मेरी अंजल कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही। शिवाय तन्मय की बातें सुनकर सरकास्टिक टोन में बोलता है वह स्कूल चली गई है, अब आप उसे उतना ज़्यादा ही नहीं लगते हो जितना पहले लगते थे, इसलिए वह स्कूल चली गई। विधि थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती है। उसे देखकर तन्मय और शिवाय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रहता भी क्यों ना, विधि इतनी प्यारी लग रही थी। विधि ने आज सिंपल सा साड़ी पहना हुआ था जिसका ब्लाउज गला बहुत ही डीप था, जिसकी वजह से वह इसके ऊपर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विधि नीचे आकर उन दोनों के सामने अपना हाथ लहराती है, तब जाकर दोनों होश में आती हैं। शिवाय सुप्रीति मम्मा, आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तन्मय हाँ यार, मुझको पता ही नहीं था तुम साड़ी में इतनी खूबसूरत लग सकती हो। मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा है तुम्हें कहीं बाहर ले जाने का। उसकी बातें सुनकर विधि उसे घूर कर देखती है और बोलती है और वह क्यों भला। तन्मय क्योंकि मुझे डर लग रहा है मेरी इतनी प्यारी दोस्त को कोई मुझसे चुरा लिया तो, अगर ऐसा हो गया फिर तो मैं अकेला ही रह जाऊँगा। विधि हंसते हुए उसके बालों में उंगली करते हुए बोलती है सच में तुम पागल हो, कुछ भी बोलती हो। चलो हमें देर हो रही है। शिवाय अपने मन में यह मम्मा को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, जब देखो तब मक्खन लगाते रहते हैं
और फिर अपना मुंह ऐंठ लेता है। फिर तीनों शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिवी के स्कूल में शिवी लंच टाइम से प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर रुद्र का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुद्र पहुँचता है और उसके हाथों में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। शिवी उसको देखते ही दौड़ के उसके गले लग जाती है और अपने बच्चों वाली आवाज़ में बोलती है, डैडा आज आपको इतना लेट क्यों हो गया? आपको पता है मैं आपका यहाँ पर 15 मिनट से वेट कर रही हूँ। मैं तो आपका वेट करते करते ही थक गई। रुद्र, ओ बच्चा सॉरी, मेरी बेबी एंजल, डैडा को आज लेट हो गया क्योंकि आपके डैडा के पास बहुत सारा काम आ गया था। सॉरी ना शिवी, इट्स ओके डैडा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस आपको थोड़ा सा परेशान कर रही थी। रुद्र, अच्छा जी अभी बताता हूँ। और वह शिवी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिर शिवी को पकड़ के उसको गुदगुदी करने लगता है। शिवी, प्लीज़ डैडा नहीं करो ना, मैं अब और ज़्यादा नहीं हंस सकती हूँ। दोनों को ऐसे मस्ती करता देख और हंसता देख मोहित अपने मन में बोलता है, आज पहली बार मैंने सर को ऐसे हंसते हुए देखा है। भगवान करे हमारी सबकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाएँ और विधि मैडम इनको माफ़ कर दें। रुद्र, और तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम इतनी जल्दी आप इसमें आज कैसे आ गए? शिवी अपना मुंह लटकाते हुए बोलती है, आज भाई स्कूल नहीं आया, वह घूमने गया है मम्मा और हैंडसम अंकल के साथ। शिवी की बातें सुन के रुद्र के भौवें सिकुड़ जाती हैं और शिवी से पूछता है, यह हैंडसम अंकल कौन है? इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 15। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।